Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability and HR practitioner. And हम बहुत सारे HR के सेशंस करते हैं जिसमें हम HR फ्रेटर्निटी के उन लोगों को बुलाते हैं जो HR के साथ बड़े पैशनेट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और HR पे गुफ्तगू करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं कि हम HR के फील्ड को मजीद कैसे बेहतर बना सकते हैं और जैसे चीजें इवॉल्व कर रही हैं और उन चीजों के साथ हम कैसे तेजी से आगे भाग सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो द रंजीत कुमार शो में ट्यून इन टेक पावर्ड बाय टाइम ट्रैक्स में हमने आज ऐसे गेस्ट को दावत दी है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का काम किया। मैं आपको नहीं बताऊंगा वो कौन है, मैं आज उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि वो बताएं कि वो कौन है। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम सैयद अनीस अली साहब, कैसे हैं आप और पॉडकास्ट में आपको आते हुए कैसा लग रहा है? वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और ये मौका दिया था कि मैं एचआर के हवाले से कोई बात कर सकूं। सर, मैंने जैसे ही आप एंटर हुए थे ना दरवाजे के अंदर, तो हमने 2-3 गेस्ट वेस्ट को देखा हुआ है, तो मैं ऑलरेडी टीम को बता देता हूं कि मैंने कहा आज मेरा शो कैसा होगा। सो जैसे ही मेरी आपसे मुलाकात हुई मैंने कहा आज शो नहीं होगा, आज होगा उधम शो। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग सच एन अमेजिंग एनर्जी। तो सैयद अनीस अली साहब जो हैं हेड ऑफ एचआर इन सर्विसेज हचीसन पोर्ट्स पाकिस्तान। सर, ये एचआर की फील्ड आपने कैसे स्टार्ट की? एक्सीडेंटली स्टार्ट किया या प्री प्लान थे? क्योंकि जब भी मैं गेस्ट से पूछता हूं एचआर कैसे, सर वो 80% ये जवाब देते हैं एक्सीडेंटली हम यहां पर आ गए। तो आपका सफर कैसा रहा एचआर की फील्ड के हवाले? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए उस वक्त तक मैंने ये फैसला नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त भी यही बातचीत चलती थी कि जी कोई मार्केटिंग ले लें, एचआर ले लें या फाइनेंस में कर लें। लेकिन जब मैंने एक सेमेस्टर किया तो उसके बाद मेरा ये जहन बना कि मुझे जो है वो मुझे जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो अपीलिंग लगे उसके अंदर मुझे लगा कि एचआर एक ऐसी फील्ड है इवॉल्विंग, और जो जहनी तौर पर मुझे लगा कि ये फील्ड जो है इसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है। उसकी शायद एक वजह ये भी थी कि मेरे वालिद साहब भी इसी शोबे से वाबस्ता थे और वो 30 साल इसी शोबे में रहे, तो शायद मुझे लगता है कि लाशूरी तौर पे कुछ वो असर भी था और कुछ जो है वो जब मैंने एक्सीडेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, डीएनए में ऐसा कह सकते हैं आप आपकी ब्लड में है एचआर। तो इसका मतलब तो सर आप तो मतलब यानी हल्के एचआर तो नहीं, आप डेंजरस किस्म के एचआर होंगे इसका मतलब। वैसे एम्प्लॉय तो उम्र यही समझते हैं जब आप एचआर का लफ्ज कहते हैं कि ये कोई बहुत ही खतरनाक चीज है, मतलब पुलिस का नेमुल बदल अमूमन जो है वो एचआर को समझा जाता है। बिल्कुल सही। तो सर जैसे कि आपने एचआर फील्ड स्टार्ट की होगी तो कोई आपके हर्डल्स होंगे और कोई इंस्पिरेशंस होंगी। हम जानना चाहेंगे वो क्या हर्डल्स थी और अपने वालिद साहब के अलावा क्या ऐसी इंस्पिरेशन थी कि आपने एचआर फील्ड को ज्वाइन किया। और मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी द वे यू टॉक ना, मैं इतना अंदाजा तो दे सकता हूं, इतना अंदाजा कर सकता हूं कि एचआर की फील्ड में अगर कोई 100 लोग होंगे जो 5% बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, उनमें से आप तो जरूर होंगे, क्योंकि मुझे बहुत मजा आने वाला है इस कॉन्वर्सेशन में। तो कौन से ऐसे हर्डल्स और कौन सी ऐसी इंस्पिरेशन है कि आपने एचआर की फील्ड को चूज किया? सर देखें, एचआर की फील्ड का जो सबसे ज्यादा चीज जो मुझे अट्रैक्ट करती थी वो ये करती थी कि कोई भी इदारा, कोई भी मुल्क आप चलाते हैं, वो खुद तो कुछ नहीं होता, उसमें जो लोग मौजूद होते हैं वो उस मुल्क को बनाते हैं, वो उस इदारे को बनाते हैं। राइट सर। और लोगों से वाबस्ता जो शोबा सारे ही एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन एचआर बाय डेफिनेशन वो शोबा है जो उसका फोकस होता है कि वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर फोकस करे। तो ये चीज़ मुझे जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरे जहन में ये एलिमेंट था कि इस शोबे में उन लोगों को आना चाहिए जो बिजनेस को भी समझ सकें और एचआर को बिजनेस से अलाइन करके रन कर सकें, और इसका इम्पैक्ट जो है वो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर पड़ सकता है। चैलेंजेस के हवाले से ये है कि अगर आप बात करें तो वो माशरे जहां पे नेशनल लेवल के ऊपर निज़ाम बेहतर होता है, वो सिस्टम ड्रिवन ज़्यादा होते हैं, या वहाँ पे लॉज और डिसिप्लिन ज़्यादा होता है, वहाँ पे उस शोबे को बेहतर चलाया जा सकता है। क्योंकि कोई भी काम आप कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक असेंबली लाइन है वो आपने बिछाई हुई है, उसका आगाज़ किसी एक कदम से होकर एक आखिरी कदम तक वो जाती है। जब तक उसको आप छेड़ेंगे नहीं तो वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी जो असेंबली लाइन के शुरू होकर ख़त्म होने के बाद आपको मिलनी चाहिए। इसी तरह एचआर भी, कोई भी प्रोसेस, कोई भी निज़ाम, सिस्टम आप बनाते हैं वो वहाँ बेहतर चलता है जो प्रोसेस ड्रिवन माशरा हो या प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन हो। तो जब मैंने शुरू किया था, जैसे 2005 में मैंने एमबीए किया था,
एचआर का शोबा उस वक्त पाकिस्तान में बेहतर हो चुका था, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा उस वक्त उसके अंदर इतनी ज़्यादा मैं समझता हूँ मार्केट में उसकी वर्थ नहीं कंसिडर की जाती थी. लेकिन ओवर द पास्ट 10 years HR profession has evolved greatly, not only in multinationals in Pakistan, but other than multinational, local companies has also evolved and they have realized the importance of HR department. Right. तो ये भी एक चैलेंज था कि जी HR अगर आप लेते हैं तो क्या फाइनेंशियली it will be worth it to pursue as a career compared to marketing or finance. लेकिन क्योंकि एक इंटरेस्ट था तो इस वजह से HR को pursue. एक्सीलेंट, बड़ा जबरदस्त. तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, बात करेंगे आज आपके साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स, और जो तमाम प्रोडक्ट्स आप इस वक्त आज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस हवाले से बात करेंगे. बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द टॉपिक, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एंड हाउ यू इवॉल्व्ड with the time tracks by adopting number of modules and why? If you talk about human resource system, right, basically human resource system is there to enhance your efficiency and effectiveness. Right. Efficiency is that you do a certain job within less time and with greater accuracy. So HRMS is a great tool which helps you in doing this with efficiency. Right. And when you say effectiveness, effectiveness is anything which adds value to your operations. And value can only be added when you analyze data, you have data availability, because you can make decisions either subjectively or objectively. Right. But decisions in organizations are made as a mixture of both. Right. But you need some objectivity when you make decisions, which is data. HRMS give you a centralized platform where you can have automated data stored in a way in which you want. You can generate different reports to do your analysis and then you can make decisions. Right. So it has basically evolved the HR function and it has free up the space of HR department to focus more on areas which can add value for business. Right. And you can come up with projects and processes which are more linked with business and which is helping the organization to compete in the market and be aligned with business, and leave this operational part plus the value added part to a good system which is reliable. Absolutely perfect. तो HRMS का जो सिस्टम आपने अडॉप्ट किया, ऑफ कोर्स यू अडॉप्टेड द टाइम ट्रैक सिस्टम. मार्केट में बहुत सारे जबरदस्त किस्म के टूल्स भी मौजूद हैं, प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद है. इसके अलावा इंटरनेशनल अगर हम सिस्टम्स की बात करें, वो बड़े जबरदस्त किस्म के, तगड़े किस्म के सिस्टम मौजूद हैं. वाई टाइम ट्रैक्स सर, वाई टाइम ट्रैक्स? देखिए, इसमें यह है कि अगर मैं आपको इस बात को इस मिसाल से समझाऊं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो कंटेनर पोर्ट की इंडस्ट्री है. इसकी एक अपनी ज़रूरत है, एक अपनी यूनिक इसकी रिक्वायरमेंट, जो कि हो सकता है किसी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से मीट ना करती हो. उसकी 70% चीज़ें उससे मिलती हों, लेकिन उसकी 30% चीज़ें ऐसी हों जो बिल्कुल ही यूनिक हो, जो किसी इंडस्ट्री में मौजूद ना हो. तो अगर मिसाल मैं आपको इस तरह दूं कि आप किसी दुकान पे जाते हैं कोई लिबास खरीदने के लिए, और उसमें आपको 2 लिबास आप देखते हैं और 100 उसके अंदर से आपके 2 लिबास पे नज़र पड़ती है. आप कहते हैं यार ये 2 जो है ना, ये मेरी जो ज़रूरत है, जो मेरा मिजाज है, उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं, लेकिन ये दोनों अगर जम होकर एक हो जाएं तो मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी. हाँ, फॉर एग्जांपल वो एक ग्रीन है, एक रेड कलर का लिबास है, तो मतलब 2 मल्टी कलर हो जाएंगे. ओह जबरदस्त सिस्टम भी जब आप कोई अडॉप्ट करते हैं तो सब सिस्टम कुछ नहीं होता, असल चीज़ ये होती है आपकी अपनी ज़रूरत क्या है. वो बेसिक है, उसके हिसाब से आप सिस्टम का इंतखाब करते हैं. तो जब हमने अपनी ज़रूरत को देखा तो हमने ये देखा कि हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा हमारी कुछ अपनी ऐसी ज़रूरियात हैं जो कंटेनर पोर्ट या इक्विपमेंट ऑपरेटर्स जो लोग ट्रेन चलाते हैं उससे बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं. तो हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो ग्लोबल इन नेचर तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हो, लेकिन वो कस्टमाइज भी हो सकती हो और उसमें कस्टमाइजेशन का रूम हो. तो उसमें हमें ये लगा कि ऑल ग्लोबल सिस्टम्स they are not very forthcoming in terms of customization, and even if you go for customization, the time and cost is very high as compared to the return. Absolutely. But any local system which is reliable and they can offer customization both financially
and time wise, Right. it is far more effective to go for a global system that what we thought. That's why we opted for a local system, Time Tracks, and Sir- we are happy to make that. तो इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं कि वाई नॉट मेड इन पाकिस्तान। क्या आप भी इसी चीज का तस्वर रखते हैं कि अगर पाकिस्तान में एक बेहतर प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कंपैटिटिव भी है तो वाई नॉट मेड इन पाकिस्तान? तो आप भी इसी के मैं इस या फिर कुछ और आपके दिमाग में? मैं इस चीज का कायल हूँ, लेकिन उस सूरत में कि अगर जो प्रोडक्ट आप इंतखाब कर रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है वो दूसरी प्रोडक्ट को compete कर सकती हो, तो व्हाई नॉट यू गो फॉर अ प्रोडक्ट विच इज लोकल. विच इज लोकल। तो इसका मतलब है थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। अमेजिंग सर। सो हम ये जानना चाहेंगे आज की तारीख में आप टाइम ट्रैक्स के HRMS सिस्टम के अंदर कितने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कितने मॉड्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, फिर वन बाय वन हम हर मॉड्यूल पे टाइम लगाएंगे और फिर छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर हर मॉड्यूल पे तफसील से बात करेंगे। हम तो खैर टाइम ट्रैक्स में काफ़ी मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि एंड टू एंड जो HR का सर्विस डिलीवरी के पॉइंट्स हैं उसमें जितने मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो हम ऑटोमेट कर सकें टू एन एक्सटेंट पॉसिबल। तो हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एंड बजटिंग भी यूज़ कर रहे हैं, हम रिक्रूटमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, हम पेरोल भी यूज़ कर रहे हैं, लीव एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग भी यूज़ कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, और हमारी जो इन हाउस मेस है जहाँ पे लोग खाना खाते हैं उसका भी एक मॉड्यूल हमने बनाया, कैंटीन, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो कोई मॉड्यूल है नहीं, तो मैं ऑलमोस्ट एंड टू एंड हम HRMS के जितनी जो HR के सब फंक्शंस होते हैं ऑलमोस्ट सभी फंक्शन से रिलेटेड मॉड्यूल्स हमने टाइम ट्रैक्स के लिए हैं। तो क्या 3 ऐसे की फीचर्स हैं जो आपको लगता है कि यार कस्टमाइजेशन, इंटीग्रेशन के अलावा ऐसे ये फीचर्स हैं जो मैं समझता हूँ शायद इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी आता है या अदर कंपैटिटिव प्रोडक्ट्स भी आते, तो मुझे ऐसा लगता है ये इनकी USP है, वो क्या है? ऐसी रैंडमली आप बताना चाहें बता सर। इसमें एक चीज तो ये है कि वैसे तो ये जितने मॉड्यूल्स हैं दे आर ऑल अवेलेबल ग्लोबली, राइट, एंड प्रॉब्ली इफ यू इवैल्यूएट टाइम ट्रैक्स विद ग्लोबल सिस्टम्स, सो बोथ आर competitive, राइट, but because we have workers who are called equipment operators, so we wanted to, in the modules, we wanted to do an equipment operator module which can keep track of different licenses we have for operators and which can evaluate the productivity of operators. Right. So that was something which was to be customized. So this is something which is in there, all these details of operators which help us to evaluate their productivity and give different stats regarding the equipment operators. This is something which we think is a valuable tool in time tracks. right, And the other thing is that the employee self-service, which is also a global thing, which is available globally. But I think if we compare the return of value of time tracks, यानी that कहते हो इसको ROI is far higher Right. than any global product. Right. If we were to get all these modules and purchase it globally, then maybe it would have cost us 8 to 10 times more what we have purchased time tracks. But having said that, it is not that it's people may perceive that it's a very cheap product, so quality is not there, but quality is there. The cost we paid, we are getting the return far higher than what we paid. And in the modules I told, I missed out one module which was e-appraisal. We are also using e-appraisal module. Excellent. तो उसको कस्टमाइज किया है फिर That was also customized to an extent that the competencies which were related to Hutchison ports, we added that into the module, and we wanted different forms which can be built for different level of employees, so that customization and that it was not static, dynamic setup was there, so we can customize form. अली साहब बड़ा जबरदस्त लग रहा है आपके साथ गुफ्तगू करते हुए। मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता भी हूँ और HR के साथ मेरा ताल्लुक है, छोटी सी नौकरी भी करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यानी कि मैं आज एक बुक के साथ बात कर रहा हूँ और बुक को जो भी सवाल कर रहा हूँ और मुझे बड़ी जबरदस्त किस्म से आंसर मिल रहे हैं। वन मोर थिंग, मैं आपको बताऊंगा कि आपके ये लेक्चर्स में कहाँ कहाँ चलाऊंगा, और आने वाले जो मेरे स्टूडेंट हैं 250-300 स्टूडेंट्स का नेक्स्ट सेमेस्टर में पूल बनेगा, वो भी आपको दुआएं देंगे। द वे यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन इज अमेजिंग। हम मजीद आगे मॉड्यूल वाइज बढ़ने से पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं HRMS एंड मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। थैंक यू वेरी मच अली साहब। हमारी गुफ्तगू हो रही है सैयद अली अली साहब के साथ, जो हेड ऑफ HR एंड सर्विसेज हैं हटचिसन पोर्ट पाकिस्तान, जो बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम और मल्टीपल टाइम ट्रैक्स के मॉड्यूल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन मॉड्यूल्स पे हम रोशनी डालेंगे, लेकिन जो मॉड्यूल से इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी इंटीग्रेशन और कस्टमाइजेशन पे हमने बात की है, लेकिन हम इनसे जानना चाहेंगे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं और आपकी लाइफ में, एम्प्लॉइज की लाइफ में, एम्प्लॉयर की लाइफ में क्या बेहतरी आई है in terms of time, in terms of management, in terms of cost, in terms of operational excellence and business process re-engineering. अली साहब, आप मुझे बताइए कि टाइम ट्रैक्स का जो आप पेरोल मैनेजमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल करने से आपकी जो नंबर ऑफ आवर्स हैं या फिर ऑपरेशनल एक्सीलेंस है, वो कैसे इम्प्रोवाइज हुई है ड्यूरिंग द टेन्योर, जब से आप इनका सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, उसमें तो खैर बहुत बेहतरी आई है, क्योंकि पहले जब तक हमारे पास सिस्टम नहीं था तो तमाम चीज़ें मैनुअली होती थी, वर्कशीट्स के ऊपर होती थी, उसका चेक करना कि वो क्या फाइनेंशियली सही है और रिकॉन बनाना पिछले महीने की निस्बत, वो एक बहुत ही लंबा काम था। लेकिन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम, ऑब्वियसली द एफिशिएंसी हैज इम्प्रूव्ड बाय मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज everything is being generated by the system itself. All reports are automated, and reconciliation reports of different types as per your needs are available in the system, which you can quickly review your payroll accuracy within 10 to 15 minutes, that what are the differences and where they are, and you get to know exactly this payroll is correct and you can proceed. Plus, it is also giving you cost analysis, staff cost analysis, because you have reports which are customized, built in as per our need, and every month or as and when required, we can log in and we can check what our employee cost is from different angles, which also helps us in budgeting, plus to make other decisions of employee investment. Absolutely. So this is obviously helping our payroll team to be more efficient and to be more accurate. Right. And the other perspective is the employee perspective, that prior to this launch of time tracks, they were not able to view their details as and when they want. Now they have a mobile app on which they can access anywhere, even beyond Pakistan. If they are outside Pakistan, they can view their details. So employee self-service has improved. Accessibility of information for both employer, employee has improved. So this is the benefit of having a payroll module. और जो पेरोल की अगर हम बात करें, उसके जो एचआर एनालिटिक्स बनते हैं इसी सिस्टम के थ्रू, यानी कोई एनालिटिक्स को आप मेजर करते होंगे, डिफरेंट मैट्रिसेस को देख रहे होंगे, क्या पेरोल के सिस्टम से बनी हुई मैट्रिसेस, केपीआईज या फिर जो आपकी वो एनालिटिक्स होती हैं, उनको भी मेजर कर सकते हैं, या फिर आपको वो मैनुअली करनी पड़ी आज की तारीख में? तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है पेरोल सिस्टम को मजीद बेहतर करने के लिए? इसमें हमने ये किया कि डैशबोर्ड एंड एनालिटिक्स का एक मॉड्यूल था टाइम ट्रैक्स का, जो हमने फिर बाद में उसको इसमें ऐड ऑन किया। तो वो इंटीग्रेटेड है, because all the data is in the database and the templates of HRMS itself. So we have customized that dashboard as per our requirement to do different kinds of analysis for staffing cost and to areas where the cost is going up or where the cost is going down. So it gives you a graphical overview of different cost components in the dashboard itself, and it is accessible to the entire HR team. So you can make informed decision based on this data. And obviously we have the flexibility to customize report, meaning it gives you the leverage as a report churner that you can pick up components, different components which are available, and make a combination of different components and generate a new report. For example, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा सा इस पे चले जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं मुझे आज अली साहब मुझे ना कॉम्पा 1 की रिपोर्ट निकाल के दे, कॉम्पा 1 क्या खड़ा हुआ है, कॉम्पा 2, कॉम्पा 3, कॉम्पा 4, कॉम्पा 5। तो क्या टाइम ट्रैक्स का सिस्टम ये इतनी एफिशिएंसी रखता है कि आप सारे कंपोनेंट्स को अपने स्टेक होल्डर्स को, ये जो आपके टॉप मैनेजमेंट है, उनको अलग से रिव्यू करवा सकें? क्या ऐसी फैसिलिटी है? Actually, we are doing this. Like for example, we have in our system this option that we have defined ranges of different grades, and the positioning of overall employee with respect to compa ratio within a given grade range can also be monitored on a dashboard. Right. And when it comes to different components, like for example, you have a base salary, plus you have allowances, plus you have vehicle allowance. So that all those components 1, 2, 3, 4, 5, you can at a glance get the total cost overview. Right. That with respect to last year, which component is going up the highest and which component is neutralized over the years.
So all this is available and integrated in the system. And the biggest advantage of having a dashboard module is that all the data is coming on click of different reports, and then you can do your analysis as and when you want. तो बस एक और टेक्निकल सवाल, जैसे कि हम जॉब एवेल्युएशन करते हैं तो जॉब एवेल्युएशन के लिए बहुत सारे मेथड इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसमें हम एक टर्म यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा पॉइंट फैक्टर मेथड है, एक हमारा उस पर मार्केट बेस्ड सर्वेस है, इस तरह के बहुत सारे मेथड यूज होते हैं. क्या इस सिस्टम के अंदर जॉब एवेल्युएशन की तरह पॉइंट फैक्टर मेथड कर सकते हैं ताकि मैं किसी की पे स्ट्रक्चर को खड़ा कर सकूं, पे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकूं, या फिर अभी वो आप या इस सिस्टम में या सिस्टम के बाहर आप मैनुअली कर रहे होते हैं? इस सिस्टम में तो इसकी गुंजाइश नहीं है कि आप इस सिस्टम के थ्रू कोई जॉब एवेल्युएशन की एक्सरसाइज कर सकें. जॉब एवेल्युएशन हम वैसे करते हैं, मर्सर मेथडोलॉजी पे हम जॉब एवेल्युएशन करते हैं. तो उसका एक अपना पॉइंट सिस्टम है, उसके वो 5 कॉम्पनसेशन फैक्टर्स हैं, हर कॉम्पनसेबल फैक्टर का वेटेज है, और उसका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनर है जिसके ऊपर जॉब एवेल्युएट होती है. तो वो हमने किया हुआ है थ्रू आउट द कंपनी, और उसके अंदर जितनी हमारी जॉब्स हैं वो मर्सर की पीसी रेंज की जॉब्स के हिसाब से मैप हुई हुई हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर उनकी जो वर्थ है जॉब की वो एवेल्युएटेड है. लेकिन सिस्टम ये जो है वो इसके लिए नहीं बना. तो आप अभी इंटरनल एक्टिविटी एक्सटर्नल एक्टिविटी भी निकाल सकते हैं, जो इनकी रिपोर्ट्स और इनके जो एल्डिक्स बन के आते हैं आपके पास. तो इंटरनल एक्टिविटी एक्सटर्नल एक्टिविटी तो नहीं होगी, इंटरनल एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं आप. इंटरनल इक्विटी को इस तरह आप मैप कर सकते हैं कि वो आपको रिपोर्ट दे देता है जॉब वाइज, ग्रेड वाइज, उसके ऊपर आप थोड़ा सा एनालिसिस अगर करें तो आपको एक स्टैंडिंग ओवरऑल पता चल सकती है. यानी कि हमें पूरा खाना पकाना नहीं पड़ेगा, आपके पास वो जो है ना प्री कुक होता है, थोड़ा सा उसको आपको आंच और आग पे लगाएंगे तो तैयार हो जाएगी. तो आई थिंक दिस सिस्टम इज अमेजिंगली कैपेबल. तो एक सर हमारा एक और बड़ा जबरदस्त मॉड्यूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो है ई रिक्रूटमेंट मॉड्यूल. तो मेरा सवाल ये कि व्हाट स्ट्रैटेजीज यू आर यूजिंग बिफोर द सिस्टम, व्हाट यू हैव री-स्ट्रैटेजाइज इन रिक्रूटमेंट सिस्टम, कि आपने उस सिस्टम को कस्टमाइज किया पहले, और कस्टमाइज करने के बाद आपको ई रिक्रूटमेंट सिस्टम क्या बेनिफिट्स दे रहा है, या इनके पास कौन से अवेलेबल फीचर्स हैं जो आपकी एफिशिएंसी को मजीद इंक्रीज करते हैं? देखिए, जब तक हम सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो ऐसी बात है, रिक्रूटमेंट की जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, हम पोस्टिंग जो है वो सोशल मीडिया पे आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनुअल ओरिएंटेड थी. चाहे वो एक मैन पावर रिक्विजिशन हो, उसका अप्रूवल हो, प्लस इंटरव्यू इवैल्यूएशन हो, हर चीज़ कागज़ के ऊपर होती. तो सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है. मतलब जब हमने इसको लॉन्च किया ई रिक्रूटमेंट को, तो उसके बाद हमने बहुत से प्रोसेसेस जो हैं वो ऑटोमेट कर दिए. जैसे पर्सनल रिक्विजिशन है, वो आप सिस्टम में मैन पावर रिक्विजिशन रेस करेंगे, सिस्टम में ही उसका वर्क फ्लो के थ्रू अप्रूवल होगा कि वो रिक्वेस्ट अप्रूव हुई नहीं हुई, वो बजट में थी नहीं थी, या न्यू पोजीशन थी, न्यू पोजीशन थी, जो भी थी वो तमाम तफसीलात उसके अंदर मौजूद हैं, उसी में अप्रूवल होता है. उस अप्रूवल के बाद जो ऐड पोस्टिंग है वो भी आप उसी के थ्रू कर सकते हैं. जब वो ऐड पोस्ट हो जाता है तो वो ऐड जो है वो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो वो लिंक मौजूद होता है, इस पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. फिर आपके पास क्योंकि शॉर्टलिस्टिंग फिल्टर है, तो वो जो एक बहुत मुश्किल काम है कि आप 1000 रिज्यूमेस को कागज़ में देख कर एक एप्लीकेशन को देखें और स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट अप्लाई करें, वो आप चंद फिल्टर्स के ऊपर शॉर्टलिस्ट कर लेते. फिर उसके अंदर ये भी हमने एक फीचर है हमारे पास कि जो शॉर्टलिस्टेड रिज्यूमेज हैं वो हम डिपार्टमेंट को शेयर भी कर सकते हैं. उसके ऊपर वो अपनी शॉर्टलिस्टिंग करके बता सकते हैं. उसमें इंटरव्यू शेड्यूलिंग भी है, प्लस उसमें इंटरव्यू इवैल्यूएशन भी आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं. जी, वो भी सारा उसके अंदर ऑनलाइन हो जाता है. तो ये वही वाली बात है कि इस प्रोसेस को हमने एक तो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया, और उसका टाइम हमने बहुत कम कर दिया, और जो वेस्ट है ऑफ पेपर एंड टाइम वो भी इसके अंदर कम हो गया. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे क्वालिटी ऑफ हायरिंग इंप्रूव हुई है, येस और नो? अगर इंप्रूव हुई है तो कैसे इंप्रूव हुई? असल में क्वालिटी ऑफ हायरिंग का ताल्लुक जो है वो सिस्टम से ज़्यादा, क्योंकि सिस्टम जो है आपको वो शॉर्टलिस्टिंग और ऑटोमेशन में तो मदद करता है. तो जब आपके पास एक बेसिक पूल क्रिएट हो गया, अब अगर आपने क्वालिटी ऑफ हायरिंग बढ़ानी है तो फिर आपको अपने असेसमेंट के जो मेथड्स हैं जिससे आप किसी कैंडिडेट को एवेल्युएट करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, क्या वो उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो ग्रो कर सकेगा, क्या जॉब का जो रिक्वायरमेंट है प्रेशर की, बाकी चीज़ों की, वो कर सकता है नहीं कर सकता, क्या उसका तजुर्बा जो है वो आपकी जॉब से रेलेवेंट है, ये चीज़ें कोई सिस्टम आपको नहीं बता सकता. मतलब आपको वो एक इनिशियल पूल क्रिएट करके दे देगा, ये चीज़ें आपको अपने असेसमेंट के थ्रू करनी हो. तो ये चीज़ उसके अंदर, ऐसी बात है, अभी वो सिस्टम जो है ई रिक्रूटमेंट के लिए बना हुआ है, ई असेसमेंट नहीं.
तो एन एक्सटेंट हमने ये असेसमेंट रखी है उसमें, क्योंकि इसके अंदर आप टेस्ट भी डिजाइन कर सिस्टम है। हाँ, तो वो टेस्ट हमारे पास भी है, वो टेस्ट आप डिजाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट आप उसके अंदर कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी वो ज्यादातर रिटन टेस्ट हो गए या थोड़े बहुत साइकोमेट्रिक असेसमेंट टाइप हो गए उस तरह के। तो आप क्या समझते हैं इससे जो टाइम टू फिल है, फॉर एग्जांपल पहले होता था सामने वाला बंदा यानी कि स्टेक होल्डर जिसको वो पोजीशन चाहिए वो 15 दिन के लिए अवेलेबल नहीं है, 4 दिन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आपके सिस्टम ने उसको अकाउंटेबल ठहरा दिया और इससे आपकी टाइम टू फिल आप लोगों की बेहतर हुई है, ऐसा हुआ है? टाइम टू फिल पे इस पे फर्क पड़ता है, ऐसी बात है। एक काम अगर आप मैनुअल कर रहे हैं और एक काम आप जो है वो सिस्टम पे कर रहे हैं, लेकिन ये है कि टाइम टू फिल बेहतर करने के लिए सिस्टम की भी एफिशिएंसी चाहिए और जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उसकी एफिशिएंसी भी चाहिए। अगर आप एक सिस्टम लगा दें और लोग आपके एफिशिएंट ना हो और सिस्टम को, क्योंकि खुद तो सिस्टम चलेगा नहीं, किसी को लॉगिन करके बटन दबाना पड़ेगा तो सिस्टम चलेगा। यही से तो ट्रेनिंग एंड तो बात करूंगा मैं, बटन दबाने में अगर सुस्ती हो तो फिर सिस्टम जो है उसका मकसद फौत हो जाता है। तो इसका मतलब तो दोनों एंड पे काम करना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ से एक आप और नीड क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, उनको कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मॉड्यूल की बात करते हैं, आप टाइपट्रिक्स का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। जी जी, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मॉड्यूल यूज करें तो इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। आइए जी, जो भी हमारी कंपनी में नया एक मैनेजर आएगा उसका टाइपट्रिक्स की एक जबरदस्त किस्म की ट्रेनिंग होगी। मैं समझता हूँ वो पैसे आपको चार्ज भी नहीं करेंगे टाइपट्रिक्स वाले, तो आप उनका नहीं पैसे तो चार्ज करेंगे, कारोबार कर रहे हैं। मेरी टाइपट्रिक्स अपने मॉड्यूल की ट्रेनिंग कराए तो जी जी जी, वो तो बिल्कुल है ना। वो मेरे साथ उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के मॉड्यूल्स कराए। मतलब पाकिस्तान में जितनी भी मैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन या ऑन साइट, हर यूनिवर्सिटी में मॉड्यूल बाय मॉड्यूल मेरे साथ चलते हैं। और उसके अलावा कल इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सेशन करवाया। अच्छा, सेशन से इनको फायदा भी होता है, इसी बात समझ तो गए होंगे आप। जी जी, मुस्तकबिल के लिए। तो जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाली जो नीड्स है भाई, आप ऐसा करें साल में जब भी आपकी ऑनबोर्डिंग हो रही हो, आप साल में तकरीबन 2 तरह के ऑनबोर्डिंग ऑन इंट्रोड्यूस करते हैं। सजेशन है आपको कि आप ये ऐसा कर सकते हैं कि 6 महीने में जितनी भी आपकी न्यू इंडक्शन हुई है उनको टाइपट्रिक्स के साथ आप मिला के काम कर सकते हैं। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे से बात करें, ठीक है जी? थैंक यू। Welcome back to the Ranjit Kumar Show, Tune in Tech powered by Time Tracks and Why Not Made in Pakistan में बहुत जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू चल रही है। और अली साहब, ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि अगर ये HR क्रिकेट होती तो ये विराट कोहली होते, और अगर HR फुटबॉल होती तो ये HR के लियोनेल मैसी होंगे। नो डाउट, मैं रोनाल्डो को भी बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैसी कम्स फर्स्ट। तो सर, आई जस्ट टैग यू राइट नाउ, यू आर द HR विराट कोहली, HR लियोनेल मैसी। कैसा फील हो रहा है साहब? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब यानी कि मैं चंद गेस्ट को मतलब हाई रेट करता हूं, तो आई ऑल्सो हाई रेट यू बिकॉज द वे यू आंसर द क्वेश्चन आर अमेजिंग। ये मतलब मेरे ख्याल से लिंक्डइन पे तो 2-4 दिन पोस्ट चलेगी, उसके बाद वो नीचे चला जाएगा। पर जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू होगा क्या कि जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, तो मैं एग्जाम में ये पॉडकास्ट देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, हैंड रिटन असाइनमेंट देना पड़ेगा। मैं ChatGPT वाला उनको अलाउ नहीं करता। तो आप कभी भी हमारा वास्ता पड़ेगा तो मैं आपको वो स्क्रीनशॉट जरूर भेजूंगा कि आपसे लोग कैसे सीखते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सदका जारिया भी है। तो जो अभी झूठ वूठ जो भी हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन ये आपको आखिरत में भी काम आएगा मेरे ख्याल से। आइए जी सर, इनका टाइम ट्रिक्स के अंदर एक जबरदस्त किस्म का मॉड्यूल है जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। मॉड्यूल से पहले ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट के हवाले से पहले बात करते हैं, होती क्या है, आप कैसे एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस करते हैं, देन वी टॉक अबाउट द मॉड्यूल जो आपने अभी टाइम ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ट्रेनिंग जो है वो अगर उसको 3 लेवल्स में आप तोड़ दें तो सबसे पहले तो जो ट्रेनिंग आपको चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की एक अपनी डायरेक्शन होती है फ्यूचर की, कि आज से 5 साल बाद ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाना चाहती है। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन कहे कि मैं अभी इस सेक्टर में हूँ, मुझे डाइवर्सिफाई करना है। हो सकता है एक न्यूज़ चैनल है, वो बोले आज मैं सिर्फ उर्दू में न्यूज़ नशर करता हूँ, अगले 2 साल बाद मैं अंग्रेजी चैनल भी खोलूंगा। राइट। तो जैसे ही आप अपनी बिजनेस की डायरेक्शन तय करते हैं तो आपके पास नॉलेज, स्किल, एबिलिटी अपने स्टाफ की उससे लिंक चाहिए होती है कि जो बिजनेस का तयन आपने किया है, जो डायरेक्शन आपने वज़ा की है, उसके लिए आपके पास वो लोग हैं जिनके पास वो सलाहियतें मौजूद हैं। उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ती है तो आप मुस्तकबिल में तैयार होते हैं, वरना जो आपके मद्दे मुकाबिल कंपनीज हैं वो आपको बआसानी हरा देगी। तो सबसे पहली चीज़ जो ट्रेनिंग की प्रायोरिटी है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की सतह पे क्या स्किल सेट बढ़ाना है लोगों का,
क्या रीस्किलिंग करनी है और क्या अपग्रेडेशन करनी है लोगों की, ताकि आने वाले वक्त के लिए वो तैयार हों। बिल्कुल ठीक। और आपकी बिजनेस की स्ट्रैटेजी फेल ना हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी आप कोई भी बना लें, एग्जीक्यूशन आपने जो करानी है वो मैन पावर से करानी है, और एग्जीक्यूशन करने के लिए सलाहियत चाहिए, और सलाहियत जो है वो तभी आती है जब उसको रिफ्रेश किया जाए, रीइंफोर्स किया जाए और अपग्रेड किया जाए। दूसरा इसका लेवल है जो आपके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको आप ऑपरेशंस, आईटी, एचआर, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, कुछ भी कह लें, कोई भी नाम रखा हुआ हो आपने, वो शोबों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। उसका एनालिसिस आप करते हैं कि आपके किस शोबे की स्टैंडिंग अभी मौजूदा क्या है, कहाँ होनी चाहिए, उसमें कितना गैप है, उसके लिए आप ट्रेनिंग कराते हैं। और एक बिल्कुल ये है कि इंडिविजुअल लेवल है, जो कि आप एक फर्द को उठाते हैं और फिर ये देखते हैं कि ये जो साहब हैं या साहिबा हैं, इसकी क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और वो फिर आप अपनी सक्सेशन प्लानिंग, लीडरशिप प्लानिंग को उससे लिंक करते हैं कि ये लोग हैं मेरे, जिनको मैंने जो है वो आगे फ्यूचर के लिए डेवलप करना है, उनको क्या ट्रेनिंग करानी चाहिए, उनका क्या करियर ट्रैक होना चाहिए। तो जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, वो आप जो मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो आपने अभी एक्सप्लेन की, वो मॉड्यूल आपको कैसे हेल्प करता है टू ड्राइव दीज 3 थिंग्स: ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग्स, कोर फंक्शनल ट्रेनिंग्स एंड इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स। अभी जो हम मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो हमें फ़ायदे हैं वो ये हैं कि हम इस मॉड्यूल के थ्रू जो कोई भी ट्रेनिंग जब डिज़ाइन करते हैं और उसको लॉन्च करते हैं, तो टाइम ट्रैक्स के थ्रू वो तमाम एम्प्लॉयज़ को विजिबल हो जाती है। जैसे ही आप एचआर के एंड से ट्रेनिंग का कंटेंट डाल के उसको लॉन्च करते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो कोई भी एम्प्लॉई जिसके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, वो ट्रेनिंग कैलेंडर में जाके देख सकता है किस डेट पे कौन सी ट्रेनिंग होनी है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि क्योंकि इसमें मोबाइल ऐप भी है, अगर आप मुल्क से बाहर हैं, कहीं पे भी हैं, उस पर भी आप देख सकते हैं कि जी ये मेरी कंपनी का ट्रेनिंग कैलेंडर है। और सबसे बेस्ट जज आप खुद होते हैं कि आपको किस सलाहियत में जो है वो बेहतरी चाहिए, तो आप उसके अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। वर्क फ्लो के थ्रू वो रिक्वेस्ट आपके लाइन मैनेजर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक चली जाती है, वो भी कस्टमाइज्ड वर्क फ्लो है, आप डिफाइन कर सकते हैं। जब वो अप्रूव हो जाती है तो एचआर के पास आ जाती है। तो एक तो ये है कि एम्प्लॉय एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी जो ऑर्गेनाइजेशन में आता है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसको इक्वल मौके मिलें। तो ये बड़ा ट्रांसपेरेंट एक प्रोसेस है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है। जब हम ट्रेनिंग लॉन्च करते हैं तो एक सिंगल क्लिक के ऊपर हमें ये पता होता है इस साल हमने कितनी ट्रेनिंग्स कराई, उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, डिपार्टमेंट वाइज रेशो क्या रहा, डाइवर्सिटी रेशो क्या रहा, अटेंडेंस कितनी रही। फिर उस ट्रेनिंग को रेट भी कर सकते हैं उसी सिस्टम में पूरा। तो हम सिस्टम 3 हिस्सों में उसको रेट करते हैं। कंटेंट की रेटिंग होती है, ट्रेनर की रेटिंग होती है, और वेन्यू की रेटिंग होती है। फिर उसकी एक कस्टमाइज रिपोर्ट है जो हर ट्रेनिंग की इंडिविजुअल निकल सकती है, जो एचआर डिपार्टमेंट या लाइन मैनेजर इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने XYZ ट्रेनिंग कराई तो उसमें कंटेंट को कितने नंबर मिले, ट्रेनर को कितने नंबर मिले, वेन्यू को कितने नंबर मिले। तो फिर उससे आप किसी भी ट्रेनर को, चाहे वो इन हाउस हो, एक्सटर्नल हो, उसका एक प्रोफाइल बना सकते हैं साल का कि इसने 6 ट्रेनिंग्स कराई, तो 6 ट्रेनिंग्स में ओवरऑल इसकी रेटिंग फॉर एग्जांपल 80% रही, तो ये टॉप ट्रेनर में आ रहा है या ये मीडियम ट्रेनर में आ रहा है, या इसकी ट्रेनिंग की रेटिंग थोड़ी सी इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिर कंटेंट कितना रेलेवेंट था और कंटेंट कितना प्रैक्टिकल था, ये भी वो फीडबैक आपको दे देता है। तो फिर आप अपनी ट्रेनिंग भी ओवर द इयर्स बेहतर कर सकते हैं। ये डेटा कहाँ से लाते हैं कि फॉर एग्जांपल अली को कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, हादी को कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, अलमास को कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, इर्तिजा अभी किस रोल में है उसको कौन सी ट्रेनिंग चाहिए? तो हाउ यू डिफाइन किस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को कौन सी ट्रेनिंग चाहिए? अभी तो आपने मुझे बताया मैं वो लड़का या लड़की जो उस कंपनी में काम कर रही वो साइन अप कर सकती है कि ये ट्रेनिंग कैलेंडर चल रहा है, मुझे ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल थिंकिंग का एक प्रोग्राम चल रहा है, या पीएमपी का प्रोग्राम चल रहा है, CACP का प्रोग्राम चल रहा है, वो साइन अप करके आकर बैठ जाएगा ट्रेनिंग में। बट हाउ यू कलेक्ट द डेटा, किसको क्या चाहिए, जिसको हम कहते हैं TNA, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, हाउ यू बेसिकली अलाइन दैट ट्रेनिंग्स विद दिस मॉड्यूल? इसमें हमारा जो प्रोसीजर है वो ये है कि जो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसी के साथ ये चीज़ लिंक्ड है कि जब लाइन मैनेजर्स इवैल्यूएट करते हैं अपने डायरेक्ट रिपोर्ट्स को, तो ना सिर्फ वो उनके ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट या उनके टारगेट के अगेंस्ट उनको रेट करते हैं कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं इस साल, प्लस जो उनकी इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं वो भी उसके अंदर लॉग हो रहे होते हैं। बिल्कुल सर। और सिर्फ ये नहीं कि ये एरिया उनका वीक है या ये बेहतर हो सकता है, बल्कि ये भी कि मुस्तकबिल के लिए
जैसे अगर आप ये समझते हैं कि मिस्टर ए है, ये अब इसका रोल टीम लीड का हो जाएगा मुस्तकबिल में, तो हो सकता है उसको टीम लीड के रोल के लिए जो है वो सुपरवाइजरी स्किल्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत हो। वहाँ से वो कंसोलिडेटेड डाटा आपके पास है जिसको आप देख सकते हैं कि आपकी नीड क्या है। दूसरा सोर्स हमारा ये है कि हम सक्सेशन प्लानिंग जो आउट ऑफ सिस्टम करते हैं, वो हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम मार्क करते हैं कि की पोजीशंस के अगेंस्ट क्या हमारा टैलेंट, क्रिटिकल पोजीशंस जिससे बिजनेस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा अगर वो वेकेंट रहें या अचानक वेकेंट हो जाएं, तो उसके अगेंस्ट जो है वो कौन इंडिविजुअल है जो प्रोस्पेक्टिव रिप्लेसमेंट हो सकता है फॉर फ्यूचर, उसकी ट्रेनिंग्स भी या डेवलपमेंट की नीड उसके हिसाब से मार्क की जा रही होती है। इन दो सिस्टम्स को मिलाकर आपके पास एक मास्टर डाटा होता है कि जी इस इंडिविजुअल की ये नीड है, ओके इवॉल्व होती रहती है वो, लेकिन वो स्टार्ट विद। बिल्कुल ऐसा ही है, जबरदस्त है, जबरदस्त। पीएमएस के लिए तो हम आपसे अलग अभी इसी प्रोग्राम के अंदर शो भी रन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग, जब आपने पूरा डिफाइन कर दिया वर्क फ्लो, डिफाइन कर दिया कि हम कैसे ट्रेनिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी है, तो इसने आपकी टाइम, आपका कॉस्ट और आपकी एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रोवाइज किया कि जो ट्रेनिंग मैनेजमेंट जो सिस्टम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड हाउ डू यू थिंक it gives you the option that you can make the trainings better in the future as well? Actually, currently, in terms of efficiency, it obviously saves time because previously we used to circulate emails to notify employees that the training has been launched and you can apply and use different communication channels. But now you have one platform accessible to all employees where they can very easily see the training calendar, training available, and they can voluntarily apply if they feel that this is meeting the requirement. In terms of improving training content, because we have a feedback system also in there, Yes. which is filled by the employees. And as I said earlier, that it gives you standing on content plus trainer plus the venue part also. So it gives you kind of a collective feedback that where you stand in terms of content validity, practicality and application and trainer quality. So this gives you some feedback to improve your trainings and make it more practical and concept wise more aligned and more application oriented, close to real challenges. So this is the way it helps in terms of both these two factors. ऐसे सजेशन के लिए आप समझते हैं इतना सिस्टम और इतना आपने इन्वेस्टमेंट किया सिस्टम में, डू यू थिंक इसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए ताकि आपकी जो फ्यूचर नीड्स है या जो मोस्ट रेपिटेटिव ट्रेनिंग्स हैं वो भी आपके सिस्टम के थ्रू हो सके, जिसको हम कहते हैं सेल्फ बेस्ड लर्निंग, लाइक लिंक्डइन लर्निंग, लाइक coursera.com, इस तरह का प्रोग्राम आप समझते होना चाहिए? देखिए, this is very useful because we also use LinkedIn Learning as an organization, and we give access to different employees to learn and develop themselves at their own pace. We design different customized learning path in LinkedIn Learning itself, which is catered to individual needs. But obviously, these two systems are now standalone. Yes. That LinkedIn is only giving you reports on courses which are being run and managed within LinkedIn. But there is also another system which is not integrated, which is also catering to trainings which are being run in the organization. But if you have one system which has both features, then obviously it is less headache and it gives you a centralized point where you can track, build, and also generate reports on different learning aspects. So this is much better if you have this in the LMS itself. तो हमने अभी ट्रेनिंग के हवाले से बात की, पिछले वीडियोस में हमने रिक्रूटमेंट के हवाले से बात की, पेरोल के हवाले से बात की। फर्दर आगे बढ़ने से पहले जस्ट आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि हाउ अबाउट द टाइम ट्रिक्स इंश्योर द डेटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी विद HRM सिस्टम, मॉड्यूल्स एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल? कैसे करते हैं और आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? Actually, obviously, like all systems, so time tracks also has the provision of giving roles. When I say role is that a person will be an employee which is only a self-user, and a person will be a head of department, or a person is a section head. So you can define person's role and what modules he or she will able to be access and what reports will exactly he or she will be able to access. That makes sure that only that information is accessible to a person which is, from organization point of view, he or she should access. Otherwise, system controls and roles are there to define at the back end, and you will not be able to access that as an employee. And similarly,
Now, this is not static. You can change it over as and when the employee job role changes. Like, for example, if somebody is transferred from time office in payroll, Great. so obviously you will change his rights and give him access to payroll. So he will only be able to access payroll, whereas no one else would be able to have this access to the confidential data. So that is there in the basic DNA of the system, that you can define roles, levels, and report access. So it is only meant for those people whom you authorize as administrator of the system. Apart from all the modules, अगर आपको वो साइबर सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सोने पे सुहागा है. The system is doing good. So again, we just communicate why not made in Pakistan. कि आपको global practices within the country or say quality just not one time or two time. We already explained कि quality जो है उसकी 5-6 fold times बेहतर है. सो हम शो यहाँ पर खत्म नहीं कर रहे, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपसे आखिरी मॉड्यूल पे बात करेंगे, विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. और इंडस्ट्री में जितने 20-25 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुझे जानती है उस मॉड्यूल की वजह से जानती है, जिसका नाम है KPIs ड्रिवन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. लेकिन मैं आपसे ई अप्रेजल पे बात करूंगा. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो. ट्यून इन टेक पावर्ड बाय टाइम ट्रैक्स में हम बात कर रहे हैं अली साहब के साथ, जो हेड ऑफ HR एंड सर्विसेज हैं. बड़ी जबरदस्त और इंटेलेक्चुअल बातें हो रही हैं. आज इस वीडियो के अंदर हम इनसे आखिरी मॉड्यूल के हवाले से बात करेंगे, विच इज कॉल्ड ई अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. अली सर, पहले बताइए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम टाइम ट्रैक से पहले कैसे होता था? वही जैसे नॉर्मली हम एक्सेल शीट में या इसके पैसे बढ़ा दो, 15% कर दो, वो वाला सिस्टम, और उसके बाद टाइम ट्रैक्स के सिस्टम को लेने के बाद आपके अप्रेजल की जो पोजीशन है वो कितनी ट्रांसपेरेंट और एक्सेप्टेबल हो गई है एट द एम्प्लॉय लेवल एंड एम्प्लॉयर लेवल एज वेल? सर, टाइम ट्रैक से पहले तो पेपर बेस्ड होता था, और ऐसी बात है, एक बहुत लंबी एक्सरसाइज होती थी कि आपके हाथ में कागज़ है, आप वो कागज़ भर रहे हैं, फिर आपका मैनेजर भर रहा है. लेकिन जब हमने ये सिस्टम लॉन्च किया तो ऐसी बात है, इसके अंदर हम एफिशिएंट हो गए. एफिशिएंट इन द सेंस के पहले हमारे पास फॉर्म आता था, अब ये है कि वही फॉर्म जिस पे हम ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते थे वो आपके पास सिस्टम में अवेलेबल है. साल के शुरू में आपके ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं, प्लस आप सिस्टम के थ्रू इवैल्यूएशन कर सकते हैं. उसमें सेल्फ इवैल्यूएशन का भी फीचर है कि आप जिस लेवल पे सेल्फ इवैल्यूएशन को एक्टिव करना चाहते हैं उस लेवल पे वो एक्टिव हो जाएगी. एम्प्लॉय अपनी सेल्फ असेसमेंट करता है, जो वर्क फ्लो आपने डिफाइन किया हुआ है कि उसका लाइन मैनेजर ये है, ये इस लेवल तक जाना चाहिए, इस लेवल तक वो असेसमेंट जाता है. इसमें एक फ़ायदा ये है कि वो ट्रांसपेरेंट रहता है. यानी अगर एक कागज़ है उसके ऊपर आप असेसमेंट करते हैं, आप मेरे मैनेजर हैं, मैंने अपने आप को रेट किया कि जी मैं एक्सीड टारगेट हूँ फॉर एग्जाम्पल, आपने फॉर्म पे कट किया, आपने कहा नहीं यार आप ऑन टारगेट है फॉर एग्जाम्पल, मेरी और आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, आपने इसको आगे सबमिट करा दिया. सिस्टम का ये फ़ायदा है कि सिस्टम में एम्प्लॉई की रेटिंग जू की तू रहेगी, आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं, एम्प्लॉय से डिस्कस करके अपनी रेटिंग आप डाल सकते हैं. बिल्कुल. तो एक तो सिस्टम में आपके पास ये ट्रांसपेरेंसी है कि एम्प्लॉय ने क्या रेट किया था और मैनेजर ने क्या रेट किया और फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने क्या रेट किया. तो इससे प्रोसेस एफिशिएंट बहुत हो गया, कागज़ का तसव्वुर ख़त्म है, सब कुछ ऑनलाइन होता है. जहाँ तक आपने ये बात की कि इसके अंदर जो है वो एम्प्लॉय फेयरनेस कितनी है, देखिए फेयरनेस सिस्टम से नहीं आती, फेयरनेस आती है जो लोग उस सिस्टम को चला रहे हो. बिल्कुल सही. और फेयरनेस आती है कल्चर से, कि जब आप किसी सिस्टम को चलाते हैं और उस सिस्टम के अंदर फीडबैक को मेक श्योर करते हैं और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं और वो साल हर साल वो प्रोसेस चलता है तो उसमें बेहतरी आती है. सिस्टम ये तो कर सकता है कि आपके प्रोसेस को एफिशिएंट कर दे, ऑनलाइन कर दे, ऑटोमेटेड कर दे, एक्सेसिबल कर दे, लेकिन जो मैनेजर है वो किस अंदाज से सेशन करता है, कितना ऑब्जेक्टिव है, कितना वो एम्प्लॉय को फीडबैक दे रहा है, कितने उसमें एंगेजिंग सेशंस करता है, डायलॉग, ये सिस्टम नहीं करा सकता. सही. ये एक ओवरऑल कल्चर है कंपनी का जो उस चीज को आगे बढ़ाता है. जो अप्रेजल सिस्टम है वो ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव हो rather than पर्सन पर्सपेक्टिव, ये फेयरनेस पे ही आएगी. एब्सोल्युटली यस. और अच्छा, ये सिस्टम सब कुछ तैयार हो गया, बन गया, तो आप क्या समझते हैं कि ये सिस्टम या जो पेपर सिस्टम पहले हम इस्तेमाल करते थे, सक्सेशन प्लानिंग की तरफ हम जाएं या टैलेंट मैनेजमेंट की हम तरफ जाएं, तो क्या टाइम ट्रैक्स का सिस्टम आपको परफॉर्मेंस का डेटा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट 5 years और 7 years का डेटा देकर
सक्सेशन प्लानिंग बनाते वक्त आपको मदद कर सकता है? कोई डेटा ऐसा प्रोवाइड करता है कि आप जब सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हो तो इनका डेटा इतना इफेक्टिव हो कि आप उससे भी डिसीजन ले सकें? लेकिन सक्सेशन प्लानिंग जब आप करते हैं तो उसमें बहुत सारे जाविये आप देखते हैं। मतलब आप परफॉर्मेंस देखते हैं लेकिन आप पोटेंशियल भी देखते हैं। ऐसा ही। पोटेंशियल जो है वो सिस्टम से उसी वक्त निकल सकता है जब आप उसको एज अ मॉड्यूल या एज अ फिलॉसफी उसमें रन कर रहे हो। अभी जो सिस्टम हमने कस्टमाइज कराया था वो हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कराया। राइट। तो उसमें रेटिंग्स का डेटा तो आपको मिल सकता है कि ये आदमी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है या ये इसकी परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ जा रही है या इसकी नीचे की तरफ परफॉर्मेंस जा रही है। लेकिन पोटेंशियल का अभी सिस्टम के अंदर हमारे प्रोविजन नहीं है कि आप उसमें कोई पोटेंशियल निकालें या कोई और दूसरी चीज इसके अंदर निकालें। तो अगर टाइम पे पोटेंशियल का डेटा डाल दे तो आप इस्तेमाल करना चाहेंगी या फिर उसको कस्टमाइज करने कुछ माइंड सेट है या कुछ माइंड में है कि इस तरह से वो कि हम काम कर सकते हैं? देखिए अभी जैसे मैंने आपको कहा कि सक्सेशन प्लानिंग जब हम करते हैं तो हम इस चीज़ को देखते हैं, पोटेंशियल को एनालाइज करते हैं मुख्तलिफ तरीके से। तो ऐसी बात है वही चीज़ अगर हम एक पावर पॉइंट पे या कागज़ पे कर रहे हैं वो सिस्टम में आ जाती है तो इंटीग्रेशन इन दोनों चीज़ों में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आजकल क्या करते हैं पोटेंशियल को मेजर करते? आजकल हम ये करते हैं कि हमारे पास 6-7 पैरामीटर्स हैं। एक तो ये है कि जी आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होनी चाहिए ओवर द ईयर्स। ठीक है, चलो फॉर 3 ईयर्स फॉर एग्जाम्पल। फॉर 3 ईयर्स है भी वैसे हमारे यहाँ 3 ईयर्स ही। और पोटेंशियल जो है ये बड़ी एक जरा सब्जेक्टिव टर्म, क्योंकि आप जैसे हम 9x9 ग्रिड यूज करते हैं मैप करने के लिए, लेकिन वो मैपिंग जो है वो ऐसी बात है किसकी राय से हो रही होती है, लाइन मैनेजर, एचओडी की, जिसके अंदर सब्जेक्टिविटी आ सकती है। इसको कर्टेल करने के लिए हमने ये किया है कि जो टैलेंट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे इस प्रोसेस के थ्रू, बेस्ड ऑन व्हाट, कि ये एक तो रेटिंग प्लस पोटेंशियल मैपिंग, ठीक है, प्लस ये है कि उनकी जो अचीवमेंट्स रही हैं ओवर द इयर्स, प्लस ये है कि उनकी फ्लुएंसी इन बोथ लैंग्वेजेस, क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि ग्लोबल कंपनी है तो एक्सपर्ट्स का भी एलिमेंट है। तो ये 4-5 चीज़ों की बेसिस के ऊपर हमने आइडेंटिफाई किया। लेकिन इसको कैलिब्रेट करने के लिए हमने ये काम किया कि हमारे पास कुछ बिजनेस के चैलेंजेस थे 2-3, उसके हमने प्रोजेक्ट्स बनाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टू इम्प्रूव सेफ्टी कल्चर, ओके, या तीसरा ये कि टू हैव अ बिजनेस इंटेलिजेंस स्कोर कार्ड, ये, या तीसरा कि जी आप एक डैशबोर्ड लॉन्च करें जिसके ऊपर सारे KPIs आ रहे हों। ये हमने उन टैलेंट्स को जो उस प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई हुए थे, इस बेसिस पे PMP, पोटेंशियल मैपिंग और उनकी अचीवमेंट्स और उनकी लैंग्वेज फ्लुएंसी, उनको वो प्रोजेक्ट्स दे दिए। ठीक है, ग्रुप्स बना के, ठीक, और उनको एक वक्त दे दिया, आपने 3 महीने में इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। उसके बाद आके आप मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन दें कि आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी क्या फाइंडिंग थी, रूट कॉज क्या है, सेफ्टी कल्चर कैसे इम्प्रूव हो सकता है, आपके क्या रिकमेंडेशंस हैं। और हमने उनको फिर एक डिज़ाइन थिंकिंग की ट्रेनिंग भी करवाई इससे पहले कि डिज़ाइन थिंकिंग की बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है। किसी प्रोसेस को जब आप रीमॉड्यूल करते हैं तो प्रोटोटाइप क्या चीज़ होती है, उसको कैसे टेस्ट करते हैं, उसका रिजल्ट कैसे निकालते हैं। ये हमने करने के बाद 3-3 महीने का सबको वक्त दे दिया। फिर हर प्रोजेक्ट टीम ने आकर, जो मैनेजमेंट टीम थी विच वाज ऑफ CEO एंड डिपार्टमेंटल हेड्स और फ्यू सीनियर मैनेजर्स, वो वहाँ मौजूद थे। सब ने अपना अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया। उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई कि आप अगर ये बात करते हैं तो इसकी क्या वजह है। तो उससे 2 बातें हमें बड़ा फ़ायदा हुआ कि जो मैपिंग हमने की थी वो अब हमें एक प्रैक्टिकल नज़र आ रही थी कि इस आदमी का जो पोटेंशियल मैप हुआ है या इसकी जो कम्युनिकेशन की सलाहियत है वो कितनी है। जब लोगों ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो इसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है वो कैसी है, और इसकी एनालिसिस करने की सलाहियत कैसी है, कि जो इसने प्रोजेक्ट किया इसमें डाटा एनालिसिस मौजूद है, डाटा ड्रिवन है या नहीं है, और अगर इसने सोल्यूशन दिया तो सोल्यूशन क्रिटिकल थिंकिंग की बेसिस पे था, प्रैक्टिकल था, कॉस्ट इफेक्टिव था, प्रैग्मेटिक था, इम्प्लीमेंट हो सकता था, नहीं हो सकता था, फ्यूचरिस्टिक था, नहीं था। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतना रेडी है कि उसको अडॉप्ट कर पाए। ये सारी चीजें आपको, ये एनालिसिस अब ऑब्जेक्टिव की तरफ चला गया। पहले वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव था, लेकिन अब इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का बैलेंस थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया। इस तरह मिक्स करके हम इस चीज को इवैल्यूएट। इन अ नटशेल सर, अप्रेजल सिस्टम वाकई आपको लगता है it's a fair and unbiased system, the country like Pakistan, and how time tracks help you? Then we wind up the show. I think I will not single out Pakistan. I think globally, performance management system, as per all surveys, either done by Gallup or any other organization, the finding is that it is more pain from employee perspective rather than gain. Yeah. And this is not Pakistan. This is talking about every country, and even global
companies, giant companies, they have disbanded their performance management system totally. Like, for example, Deloitte, Microsoft, General Electric, all these companies, they have disbanded or revamped their performance management system because their finding was that it is not creating a positive impact on employees. Right. One big finding was that there are two aspects to performance management. Mm-hmm. One is performance-oriented aspect. The other aspect is financial. And when you link both these, mm-hmm. then the financial aspect takes over, right, of all the other things. Mm-hmm. Because now you are concerned whether I am ET, I am an A class student, I am a B class student or a C class student. Mm-hmm. और एक इंसान की फितरत भी होती है कि जी मुझे जो है वो फलाने साहब को क्या मिला और मुझे क्या मिला. Yeah. और दूसरा कि मुझे क्या टैग मिला. मतलब मैं ओटी हूँ, मैं ईटी हूँ, मैं अच्छा एम्प्लॉई हूँ, क्या हूँ. जब आप ये करते हैं, ये फाइंडिंग, सबसे बड़ी फाइंडिंग यही थी, तो फिर ये वाला डिस्कशन बैकग्राउंड में चला जाता है. कौन सा वाला कि जी आपने इस साल कैसा काम किया, कौन से प्रोजेक्ट आपने बहुत अच्छे किए, आप मुस्तकबिल में और कौन से प्रोजेक्ट अच्छे कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप और बेहतर कर सकते हैं. ये बिल्कुल ऐसे ही समय हो जाता है कि जैसे फुटबॉल में पेनल्टी किक ले रहे होते हैं जब आप, तो जो गोलकीपर होता है और जो पेनल्टी ले रहा होता है, तो आप यूँ समझ लें कि सामने वाला जो है वो मैनेजर है और ये एम्प्लॉय की कोशिश होती है कि जी मैं किसी तरह जाल में बॉल डाल दूँ और ये बता दूँ कि सबसे ज़्यादा काम मैंने किया. और मैनेजर की ये कोशिश होती है कि यार इसकी बॉल मैं रोक लूँ. और वजह इसकी फाइनेंशियल होती है. तो कंपनीज ने अब ये किया है कि थोड़ा इसको डिसएसोसिएट करने की कोशिश की है कि आप डिस्कशन ओरिएंटेड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम रखें, और ये जो फाइनेंशियल एलिमेंट है ये फिर आप इसको बैक एंड पे रखें. मतलब जो फॉरवर्ड लुकिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, बाय फॉरवर्ड लुकिंग आई मीन a system which is focused on performance, individual, improvement in individual, and how he can do more projects, what he is interested in. And the backward-looking performance management system, which is more to do with financial numbers, this can be taken care of separately based on other factors. But it is still a global challenge. Pakistan is not the only country. This is a phenomena which is contemporary on global scale. Sir, in a nutshell, मतलब मैं बस ये सिस्टम ऐसा है कि प्रोग्राम हमें ख़त्म करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको पब्लिकली टाइम ट्रैक्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ एचआर का एक ऐसा मॉड्यूल के अलावा टॉपिक पे बात की जाए जो रिस्ट्रिक्टेड टू मॉड्यूल ना हो, क्योंकि आपकी जो बातें हैं, मतलब मैंने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं. ऑफकोर्स मैं आपकी लैंग्वेज, आपकी वोकैबुलरी जहां जाता हूं सर कॉपीराइट तो नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. आपको पता है कि प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम पे पहुंच चुका है. वैसे हम अगेन इनको दावत देते हैं कि हमारे प्रोग्राम में दोबारा आए. मॉड्यूल से हट के हम आप एचआर से बात करेंगे, और इनसे हमारी जो गुफ्तगू रही वो HRMS के हवाले से जो मॉड्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने ट्रेनिंग पे बात की, ई रिक्रूटमेंट पे बात की, और वन ऑफ द अमेजिंग जो टॉपिक था जो मैंने जानबूझ के आखिर में रखा वो था इनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ई अप्रेजल. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ई अप्रेजल तो 2 मिनट के अंदर खत्म हो गया, लेकिन उसकी जो गार्निशिंग एलिमेंट था, कॉस्मेटिक एलिमेंट था, मैं समझता हूं वो हकीकत में कोर एलिमेंट था, जिसमें हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे बात की, लोकल पर्सपेक्टिव पे बात की. स्पेशली जो 2 टर्मिनोलॉजी इन्होंने बात की, फ्यूचर, फॉरवर्ड लुकिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स, ये 2 अलग अलग चीजों से नजरिए से देखना चाहिए. तो मैं ये समझता हूं कि अगर इस तरह से सैयद अली अनीस साहब जैसे लोग एचआर को जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आप पब्लिकली लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, या जो भी सेशन इनका जहां पर प्ले किया जाएगा, तमाम स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स को बहुत फायदा होगा. और मैं ये समझता हूं कि इनकी तरफ से सदका जारिया है. एंड थैंक यू वेरी मच द टाइम ट्रैक्स, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम इस इंटेलेक्ट को आपके सामने लेकर आए. तो ट्यून इन टेक, पावर्ड बाय टाइम ट्रैक्स, व्हाई नॉट, मेड इन पाकिस्तान, द रंजीत कुमार शो. अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं. मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए जबरदस्त कंटेंट के साथ और नए बड़े पावरफुल टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.